हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चाणक्य, मेगास्थनीज, इन सब के बारे में कुछ देखा है। आगे हमको आज पढ़ना है अशोक के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेगास्थनीज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे चाणक्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थी। तो ये आपको तभी पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है, कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है, जब आप पीछे का वीडियो देखेंगे तब। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड करके उसे प्लेलिस्ट में सेव कर दिया गया है। वैसे आपको प्रीवियस वीडियो लिंक भी मिल जाएगा, तो अगर आपने पीछे जो वीडियो आए हैं वो आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख लें, ताकि आपको जो आज की क्लास है, जहाँ आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप पीछे की जब वीडियो देखेंगे तभी आपको यहाँ से चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये पौत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था अशोक, और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, बिंदुसार का बेटा था। और अशोक का जो नाम है फ्रेंड्स, वो बहुत ही महान शासक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशोक ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं समाज के लिए, खास करके जो एक महान राजा को दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य में जो सबसे महान शासक हुए थे वो हुए थे अशोक। और इतना ही नहीं, इसके बाद आपको पूरे जैसे कि पूरा जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अशोक का नाम आता है, और आगे चल के जब आप गुप्ता डायनेस्टी में जाएंगे तो वहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय एक सम्राट हुए हैं, उनका नाम आता है। ये दोनों शासक बहुत ही महान हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज अशोक के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, पहले तो ये देख लीजिए कि 268 या आपको कहीं कहीं 269 भी मिल जाएगा, 269 बीसी। ठीक है, 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक इनका शासन काल था। तो अगर आपको 268 मिलता है या फिर 269 मिलता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी किसी बुक में 268 दिए गए हैं और किसी किसी बुक में 269 दिया गया है कि अशोक 269 बीसी में राजा बने थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अशोक थे वो मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे उनमें सबसे अधिक महान थे। ठीक है, बिंदुसार के मरने के समय सुसीम राजा बनना चाहता था। सुसीम का नाम पहले आया है, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। क्या रिपीट करना है फ्रेंड्स, कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुए थे तो बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को ही वहाँ पे भेजा था, लेकिन चूंकि वहाँ पे सुसीम ने विद्रोह दबाने में वो सुसीम जो है वो असफल रहा था, तो फिर बिंदुसार ने किसको भेजा था, बिंदुसार ने फिर सुसीम की जगह अशोक को भेजा, और अशोक ने सफलतापूर्वक वहाँ का तक्षशिला का विद्रोह दबा दिया था। ठीक है, तो बड़ा पुत्र तो सुसीम ही था, तो बिंदुसार के मरने के समय सुसीम जो है वो राजा बनना चाहता था, परंतु बिंदुसार के एक मंत्री थे जिनका नाम था राधागुप्त। ठीक है, तो राधागुप्त की सहायता से कौन शासक बन गया, अशोक शासक बन गया। राजा बनने के पहले अशोक उज्जैन का शासक था, या आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मिल जाएगा कि राजा बनने के पहले अशोक जो था वो अवंती, ठीक है, अवंती का गवर्नर था। राजा बनने के पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, अवंती का गवर्नर, और अवंती की ही राजधानी उज्जैन थी। तो चीज़ें यहाँ पे एक ही हैं, बस एग्ज़ाम में थोड़ा अलग अलग करके पूछ दिए जाते हैं। तो राजा बनने के पहले अशोक जो था वो उज्जैन का शासक कह लीजिए, या फिर अवंती का गवर्नर था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार क्या पता चलता है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। देखिए फ्रेंड्स, दीपवंश और महावंश, ये जो आप बुक के नाम देख रहे हैं जिनको सिंहली साहित्य के भी नाम से जाना जाता है, तो दीप वंश और महावंश के अनुसार, ये जो बौद्ध साहित्य हैं उनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की पहले हत्या की, फिर गद्दी पे बैठा था।
लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, कुछ इतिहासकारों का फिर कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन्होंने अशोक को एक क्रूर राजा के रूप में पहले दिखाया, क्योंकि उनको अपने धर्म का प्रचार करना था। और कैसे करना था, तो वो ऐसे करना था कि अशोक को उन्होंने पहले क्रूर दिखाया, और फिर आप सबको पता होगा कि अशोक ने आगे जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद उसने हिंसा का त्याग ही कर दिया था, बिल्कुल भी हिंसा का त्याग कर दिया था। तो इसलिए भी जो बौद्ध धर्म के लोग हैं शायद वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो बौद्ध धर्म के प्रभाव से इतना क्रूर राजा, इतना हिंसक राजा भी अहिंसा के मार्ग पे आ गया। शायद इसलिए इन्होंने ये बात लिखी है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। और ये जानकारी बस यहीं पे उपलब्ध है, दूसरा कहीं पे नहीं है। ये जानकारी बस बौद्ध साहित्य में ही, दीपवंश एवं महावंश में ही उपलब्ध है। ठीक है। इनके माता का नाम जो था वो था सुभद्रांगी, और ये चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अब अशोक की पत्नियां कौन कौन सी थी? अशोक ने भी बहुत सारे विवाह किए थे, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा अशोक की पत्नियों के बारे में। ठीक है। अशोक की पत्नियां, जो विभिन्न पत्नियां थी फ्रेंड्स, उनका नाम था महादेवी, कारुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिसरक्षा। इसमें आगे जाके आपको ये जो कारुवाकी आप देख रहे हो यहाँ पे, कारुवाकी और असंधिमित्रा या फिर महादेवी, इन सब का नाम कुछ इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप दो नाम तो याद रखेंगे, इधर रखेंगे, एक तो महादेवी और दूसरा कारुवाकी। ठीक है। अशोक की पुत्रियां, इनकी दो पुत्रियां थी फ्रेंड्स, एक तो संघमित्रा और दूसरी चारुमती। और अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र एवं तीवर इत्यादि बहुत सारे, क्योंकि उनकी पत्नियां बहुत सारी थी, तो अशोक के भी पुत्र बहुत सारे हैं। ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, पुत्रियों के नाम में संघमित्रा और पुत्र के नाम में महेंद्र। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र इन दोनों को कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उनका नाम क्या था? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था और महेंद्र जो था वो उनके पुत्र का नाम था। और ये जो आप तीवर देख रहे हो, ये तीवर नाम जो है वो कारुवाकी के पुत्र का नाम है, यानी कि अशोक और कारुवाकी का जो पुत्र था उनका नाम तीवर था। तो अशोक के अन्य नाम भी हैं, अशोक के अन्य नाम भी है फ्रेंड्स, और हम लोग देखते हैं कि अशोक के और क्या क्या नाम दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो अशोक वर्धन। पुराण, जितने भी पुराण है फ्रेंड्स, उसमें अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। और गिरनार अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के नाम से, भाब्रू में प्रियदर्शी के नाम से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं से अगर आपने पीसीएस एग्जाम दिए हैं, अगर आपने नहीं भी दिए तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ से कि अशोक का नाम किस शिलालेख में प्रियदर्शी दिया गया है। यहाँ पे प्रियदर्शी भी हो सकता है या फिर प्रियदर्शी भी हो सकता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो प्रियदर्शी, ये प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये प्रियदर्शी जो नाम है वो एक शिलालेख, जो भाब्रू शिलालेख है फ्रेंड्स, वहाँ से मिला है। और उसके बाद अशोक नाम जो है वो मध्य प्रदेश, गुर्जरा, नेटूर एवं उदयगुलम जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे अशोक का नाम क्या मिला है? अशोक। और यहाँ पे ये जो नाम है फ्रेंड्स वो क्या होगा? ये जो नाम आप देख रहे हो मास्टर, सॉरी फ्रेंड्स ये मिसप्रिंट हुआ है, ये यहाँ पे आप मास्की कर लो। ये जो अभिलेख है वो है मास्की। ठीक है। तो ये मास्की हो गया जो मध्य प्रदेश में है, गुजरा और नेटूर उदयगुलम जो कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ से अशोक का जो अशोक नाम है वो इन सब अभिलेखों से मिला है। तो प्रियदर्शी भाब्रू शिलालेख से, ठीक है, प्रियदर्शी नाम जो मिला, प्रियदर्शी आप जो यहाँ पे देख रहे हो, या फिर प्रियदर्शी वो भाब्रू शिलालेख से। इसके अलावा मास्की से जो मध्य प्रदेश में है, गुजरा, नेटूर एवं उदयगुलम से क्या नाम मिला है? अशोक नाम मिला है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय भी कहा गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए।
इसके अलावा कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की भी स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, ये कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है कलहन की राज तरंगिणी में। ठीक है। कलिंग का युद्ध, अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राजाभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है, यानी कि यहाँ पे कलिंग के राजा का वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है फ्रेंड्स जो आपको ध्यान देने लायक है कि अशोक ने कलिंग विजय किया था, कब किया था, कैसे किया था, इसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो अशोक का जो 14 शिलालेख है, बृहद शिलालेख, जब हम आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा, तो अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक है। यहाँ पे अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राजाभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त की। लेकिन इस शिलालेख में जो कलिंग के राजा कौन थे उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। अशोक ने बस अपनी विजय के बारे में यहाँ पे बातें लिखी हैं। ठीक है। तो लेकिन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का राजा था, यानी कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कहता है कि जब अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था उस समय कलिंग का राजा जो था वो नंदराज था। ठीक है। इसके बाद, इस युद्ध के बाद अशोक को गहरा दुख हुआ तथा अशोक ने भेड़ी घोष की जगह धर्मघोष अपना लिया। यहाँ पे हुआ क्या था फ्रेंड्स, ये देखिए, कलिंग के युद्ध में मतलब बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। मुझे लगता है कि अशोक ने जितने भी युद्ध लड़े, अशोक ने पूरे क्षेत्र पे बहुत सारे युद्ध लड़े थे। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ, उसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी मारे गए थे, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रक्तपात हुआ था। और जब अशोक ने युद्ध खत्म होने के बाद, जीत तो गए थे अशोक, लेकिन जब अशोक ने अपना युद्ध खत्म किया और चारों तरफ देखा तो वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बाकी बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक जो थे वो वहाँ पे मारे गए थे और बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। तो इसको देखकर अशोक को बहुत ज़्यादा गहरा दुख पहुंचा और अशोक ने क्या किया कि भेड़ी घोष की जगह पे धर्मघोष अपना लिया। अब आप सोचोगे कि ये भेड़ी घोष क्या होता है। ये भेड़ी घोष और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये भेड़ी घोष जो है बस क्या है, यानी कि अशोक की जो नीति थी बस युद्ध करना, जीतना, रक्तपात करना, उसकी जगह पे अशोक ने क्या किया, उसकी जगह पे अशोक ने क्या किया, धर्म घोष यानी कि धर्म के मार्ग को अपना लिया। युद्ध के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग को यहाँ पे अशोक ने अपना लिया जब उसने कलिंग से युद्ध किया था तब। उसके बाद युद्ध के पश्चात अशोक, देखिए यहाँ पे एक नाम आपको दिखेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था कि युद्ध के पश्चात अशोक जो थे उन्होंने नैग्रोध, जो अशोक के चचेरे पुत्र सुमन का पुत्र था, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अशोक के चचेरे यहाँ पे भाई होगा फ्रेंड्स, ठीक है। युद्ध के पश्चात अशोक नैग्रोध की बातें सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था और आगे चल के उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, किससे, उपगुप्त से, ठीक है। और अशोक बौद्ध धर्म के स्थापित, यहाँ पे अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म की स्थापित नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, यहाँ पे अस्थावर शाखा, आप देखोगे कि वहाँ पे एक शाखा है अस्थावर शाखा, ठीक है। तो अशोक बौद्ध धर्म की अस्थावर शाखा के अनुयायी थे, ठीक है। और अशोक का धर्म क्या था, देखो यहाँ पे अशोक के धर्म में, यानी कि धर्म का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, धर्म का मतलब बस धर्म से है, ठीक है। अशोक ने जो धर्म अपनाया उससे ही बस अशोक का धर्म बोलते हैं। अशोक के धर्म में धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक शिक्षाएं हैं। और अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। देखिए यहाँ पे वो पॉइंट आ गया जो मैंने आपको पीछे बताया था। देखिए यहाँ पे क्या है, उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, यानी कि कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाके धर्म का प्रचार करते थे
और क्या करते थे, और आसपास में देखते थे कि जो उसने धर्म फैलाया है, यानी कि जिस धर्म की अशोक बात कर रहे हैं, उनका उस धर्म का पालन सही से हो रहा है या नहीं, लोग सही से उस धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस बात की जानकारी जो मिलती है वे 5वें बृहद शिलालेख में। यहाँ पे 13वां शिलालेख आपने देखा, ठीक है, उसके बाद 5वां बृहद शिलालेख देखा। तो ये 2 शिलालेख आप देख चुके हैं फ्रेंड्स। वैसे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो अशोक के 14 शिलालेख जो हैं उनके बारे में, बृहद शिलालेख, ठीक है, अशोक के बहुत सारे शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे। जो 14 बृहद शिलालेख हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हम लोग उसको पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करके धम्म यात्रा की शुरुआत की थी। और ये सबसे पहले, ये जो बौद्ध तीर्थ स्थल है फ्रेंड्स, वो कहीं और नहीं, अशोक सबसे पहले बौद्ध गया की यात्रा पे आए थे। उसके बाद वहीं से उन्होंने धम्म यात्रा की शुरुआत की थी और बहुत जगह ये गए और बौद्ध धर्म को इन्होंने फैलाया था। ठीक है, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया, जिसमें से कुछ गुफाओं के नाम है नागार्जुन गुफा, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा। ठीक है, यहाँ पे देखो नागार्जुन गुफा, चोपर गुफा, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा। ये कहाँ पे है? तो बराबर की पहाड़ियों में ये 4 गुफाएं हैं। और बाद में जाके अशोक के पौत्र, यानी कि अशोक का जो पोता हुआ दशरथ, उसने क्या किया कि आजीविकों को नागार्जुन गुफा जो है वो प्रदान की थी, यानी कि दान में दे दी थी आजीविकों, यानी कि आजीवक संप्रदाय के लोगों को। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, अगला टॉपिक जो है वो है अशोक के अभिलेख। अब हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में देखेंगे, उनसे क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अशोक के इतिहास की जानकारी जो है उसके अभिलेखों से मिलती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से सीधे जनता को संबोधित किया था। यानी कि अशोक ने क्या किया था, अभिलेख लिखवाए थे। अशोक ने क्या किया था फ्रेंड्स कि इसने अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है, और वैसी अपने अभिलेख में वैसी बातें इसने लिखवाई थी जिसमें उसने जनता को सीधे संबोधित किया था, यानी कि जनता को संबोधित करके उनके हित के लिए ही जो बातें लिखवाई थी, उनको हित के लिए ही, यानी कि जनता के हित के लिए लिखवाई थी। इसके अलावा अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरमाइक लिपि में मिलते हैं। तीनों लिपि में मिलते हैं। और ये खरोष्टी और अरमाइक लिपि के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो अरमाइक लिपि है फ्रेंड्स, ये एक ईरान की लिपि है। और खरोष्टी लिपि जो है उसका भारत में जो प्रभाव है, यानी कि खरोष्टी लिपि की जो शुरुआत ईरानी लिपि के प्रभाव से ही हुई थी। यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक बार एग्जाम में पूछा गया था, अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि खरोष्टी लिपि जो है वो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है या फिर दाएं से बाएं लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? तो यहाँ पे क्या है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि मिलते हैं। और इसके अलावा ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके अलावा अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं जो जैसे कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि, यानी कि यहाँ पे अशोक के जो अभिलेख हैं वो यूनानी से लेके खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक सभी लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ग्रीक का मतलब यूनानी ही हुआ फ्रेंड्स, यूनानी लिपि के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान से मिला है। और ऐसा क्वेश्चन आया भी है कि अशोक के अभिलेखों में अरमाइक लिपि का, या तो आपसे ग्रीक सीधे पूछ दिया जाएगा, नहीं तो अरमाइक लिपि का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ है ऐसा पूछ दिया जाएगा। तो वो हुआ है अफगानिस्तान में, यानी कि अफगानिस्तान से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि के अभिलेख जो है वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के यहाँ पे अभिलेख मिले हैं। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में पादरेटी, यहाँ पे पैंथलर भी आपको मिल सकता है, या फिर फेनथैलर ने की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो वो किया था एक पादरी थे फेनथैलर, उन्होंने ये खोज किया था। और कब किया था फ्रेंड्स, तो वो किया था 1750 ईस्वी में।
इसके अलावा अशोक के अभिलेख पढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि अशोक के, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अशोक के अभिलेख जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हैं, जैसे कि बृहद शिलालेख है, लघु शिलालेख है, तो इनकी संख्या अलग अलग है। तो वो हम लोग देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से अभिलेख हैं। यहाँ पे अशोक के अभिलेखों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दीर्घ शिलालेख, जिसे बृहद शिलालेख के भी नाम से जाने जाते हैं, जिसमें 1 से लेकर 14 जिनकी संख्या है। दूसरा है लघु शिलालेख, तीसरा है पृथक शिलालेख और चौथा है दीर्घ स्तंभलेख एवं पांचवा है लघु स्तंभलेख। ठीक है, तो ये कुछ रूप है अशोक के अभिलेखों के जो अशोक ने लिखवाए थे। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दीर्घ शिलालेख, इनकी संख्या 14 है तथा ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब आप सोचोगे कि जब संख्या 14 है तो ये 8 स्थानों से कैसे प्राप्त हुए हैं। तो ये कहानी कुछ इस तरह की है फ्रेंड्स, कि जैसे कि एक जगह पे, ठीक है, 14, अब शिलालेख कहने का ये मतलब है कि 14 संख्या कहने का ये मतलब है कि एक जगह पे, जैसे कि आप बिहार, यूपी ये सब स्टेट ले लो, तो बिहार में एक पत्थर पे 14 बातों को लिखवाया गया, इसलिए उनकी संख्या को 14 बताया गया है। ठीक है, और ऐसे 14 बातें जो हैं वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और वो कौन कौन से स्थान है जहाँ से अशोक के ये जो बृहद शिलालेख है वो प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं कलसी जो देहरादून में है, शहबाजगढ़ी जो पेशावर जिला पाकिस्तान में पड़ता है, मनसेहरा जो हजारा ये भी पाकिस्तान में है फ्रेंड्स, और सोपड़ा ये थाना जिला है जो मुंबई में पड़ता है। इसके अलावा भी हैं धौली जो पुरी जिला उड़ीसा में पड़ता है, जोगढ़ आंध्र प्रदेश में है, गिरनार काठियावाड़ में है जो गुजरात में है, काठियावाड़ कहाँ है फ्रेंड्स, गुजरात में है, और येरागुडी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से 8 जगह के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जब आप यहाँ पे वीडियो देखोगे तो यहाँ पे आप जब वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये जो जगह के नाम दिए गए हैं आप उनको एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये जगह के नाम बैठ जाएं। ठीक है, अब देखना हमें ये है कि 14 के अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनमें क्या क्या विवरण दिए गए हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और पशु वध को निषेध माना गया है। यहाँ पे द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था और इसके अलावा भी कुछ काम दिए गए हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, कुआं निर्माण इत्यादि। यानी कि जो भी काम दिए गए हैं फ्रेंड्स वो हमारे जो समाज में जितने भी पशु पक्षी हैं या फिर जो इंसान रहते थे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे अशोक ने ये 14 शिलालेखों का वर्णन किया है और उन जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। तृतीय शिलालेख, तीसरा जो शिलालेख है उसमें क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आता है कि इसमें धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त, रज्जुक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और यहाँ पे हर 5 वर्ष पर क्षेत्र भ्रमण का आदेश दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आप तीसरा शिलालेख देख रहे हैं, यहाँ पे एक तो सबसे पहले अशोक का कहना था कि वो अकेले तो पूरे भारत को शिक्षा दे नहीं सकते थे, तो उनका कहना था कि धर्म की शिक्षा देने के लिए सबसे पहले अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, और अधिकारियों की नियुक्ति जो उन्होंने की थी उनको युक्त, रज्जुक ये सब नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो तीसरे शिलालेख में उन्होंने ऐसा बताया है कि धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त, रज्जुक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की गई है शासक के द्वारा, और इतना ही नहीं, शिक्षा देने के अलावे भी उन्हें हर 5 वर्ष पर क्षेत्र भ्रमण का आदेश भी दिया गया है कि आप हर 5 साल पे घूमने निकलिए, कहीं किसी को दिक्कत है तो उस परेशानी को, उस दिक्कत को दूर करना है आपको, ये दिया गया है तीसरे शिलालेख में। अब हम लोग देखते हैं अशोक के चौथे शिलालेख के बारे में। देखिए यहाँ पे सिंपल है कि भेरी घोष यानी कि युद्ध घोष, यानी कि युद्ध की जगह पे धर्म घोष यानी कि धम घोष। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे कि चौथे शिलालेख में क्या है फ्रेंड्स कि भेरी घोष की जगह पे धम घोष को अपना लिया गया है, यानी कि अब अशोक का कहना था कि अब वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा, इसके अलावा वो अब सबसे धर्म की बातें ही करेंगे अशोक। ठीक है, पांचवा शिलालेख, इसमें क्या था, अशोक के राजा बनने के बाद 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई है यहाँ पे।
यहाँ पे भी ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो आप देख रहे हैं पांचवा शिलालेख में, कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अशोक के राजा बनने के बाद 13वें वर्ष में, यहाँ पे तो सबको पता है कि पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन डीप में जाके पूछता है कि धम्म महामात्र की तो नियुक्ति की गई, लेकिन उस समय अशोक के शासन काल का कितना साल चल रहा था, तो वो चल रहा था फ्रेंड्स 13वां साल। यानी कि जब अशोक ने अपने 13वें साल पूरे किए थे शासनकाल के, उस समय उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। और ये इसका वर्णन कहाँ मिलता है? पांचवें शिलालेख में। छठा शिलालेख क्या कहता है? देखिए, इसमें जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख तथा आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख, विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता की बात की गई है। यानी कि अगर आप किसी भी संप्रदाय के हैं, एक दूसरे की यहाँ पे इज्जत करने के लिए कही गई है। एक दूसरे संप्रदाय की इज्जत कीजिए, कहीं से कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात यहाँ पे नहीं की गई है। आठवां शिलालेख, अशोक के द्वारा शिकार का त्याग करना और धम्म यात्रा की बात कही गई है। ये जो आप धम्म यात्रा की बात सुन रहे हो, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अशोक ने सबसे पहले बोध गया की यात्रा करके अपने धम्म यात्रा की शुरुआत की थी, वो कहाँ की गई? तो वो आठवें शिलालेख में की गई है ये बात, कि अशोक ने शिकार का त्याग कर दिया और यहाँ से धम्म यात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी। नौवां शिलालेख क्या कहता है? इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का वर्णन मिलता है, अर्थात अशोक द्वारा खर्चीले समारोह की यहाँ पे निंदा की गई है। कहाँ? 9वें शिलालेख में। 10वां शिलालेख क्या है? अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में कार्य करने का आदेश दिया है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया है। यानी कि यहाँ पे भी वही बात है फ्रेंड्स, कि एक तो अशोक का कहना था कि जितने भी अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा के हित में ही काम करें, और इसके अलावा धम्म नीति की श्रेष्ठता पे उन्होंने बल दिया है कि धर्म जो है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। धर्म, जहाँ भी अगर धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उन लोगों को बताया जाना चाहिए कि यहाँ पे धर्म का पालन नहीं हो रहा है और आप धर्म का पालन करें। ठीक है। 11वां शिलालेख क्या कहता है? धम्म नीति की व्याख्या की गई है यहाँ पे, और बड़ों का आदर, मित्रों की उदारता पे यहाँ पे बल दिया गया है। 12वां शिलालेख क्या कहता है? इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की समान बात कही गई है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक शिलालेख है। 12वां जो बृहद शिलालेख है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। जैसा कि आपने 5वें शिलालेख में देखा था कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, वैसे ही 12वें शिलालेख में फ्रेंड्स यहाँ पे स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है, क्योंकि अशोक का मानना था कि जो स्त्रियां हैं वो भी जाके समाज में स्त्रियों के बीच धर्म को फैलाएं। ठीक है। या फिर अगर कहीं अच्छे से काम नहीं हो रहा है, धर्म के विरुद्ध काम हो रहा है, तो वहाँ पे वो जाके उसे सुधारने की कोशिश करें। और यहाँ पे सभी प्रकार के विचारों के समान होने की बात कही गई है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि सभी विचार जो हैं वो एक समान ही है, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे अशोक के दीर्घ या फिर बृहद शिलालेख यानी कि 13वां शिलालेख में क्या है? इसमें कलिंग विजय की चर्चा की गई है, जैसा कि आपने देखा, और इस विजय के बाद धम्म नीति पर भी बल दिया गया है। और इस शिलालेख में 5 विदेशी राज्यों की भी चर्चा मिलती है यहाँ पे। ठीक है। 14वां शिलालेख क्या है फ्रेंड्स? 14वां और सबसे आखिरी शिलालेख, सबसे आखिरी बृहद शिलालेख क्या है, ये देख लीजिए। देखिए, इसमें धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है, और इसके साथ ही सारे शिलालेख में की गई गलतियों को यहाँ पे उजागर किया गया है। यानी कि एक तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक का कहना था कि जो लोग हैं वो धार्मिक जीवन बिताएं। इसके अलावा जो 13 शिलालेख जो आप ऊपर के देख रहे हैं, उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं, इनको यहाँ पे उजागर किया गया है। अब अशोक के अभिलेख से हमें 2 बातें पता चलती हैं। एक तो पहला कि अशोक के जीवन के बारे में, और दूसरा कि अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में। ये 2 बातें कहाँ से पता चलती हैं? अशोक के शिलालेखों से, अशोक के अभिलेखों से। तो आज के लिए बस रहने देती हूँ, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो आप अब अशोक के जितने भी बृहद शिलालेख, जो 14 शिलालेख हैं, उनके बारे में आप देख रहे हो, ये आपको पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से निकल के आता है सामने कि कौन से शिलालेख में क्या दिया गया है। कलिंग विजय की चर्चा, या फिर जो अशोक ने जो धम्म यात्रा शुरू की थी उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। फिर रज्जुक युक्त, ये जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है।
तो ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लें, और जो अशोक के बारे में जो आज शुरुआत हुई है इसको बहुत अच्छे से एक बार में अगर याद नहीं होता है तो आप वीडियो को पॉज करें, फिर से रिपीट करें, ठीक है। रिपीट 2-3 बार, जैसे ही आप रिपीट करेंगे आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी जा रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ।